सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में मध्य प्रदेश। श्रोताओं, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन में विकास की नई इबारत लिखी है। 3 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सख्त, सशक्त और संवेदनशील कदमों से श्रेष्ठ भारत की तस्वीर रेखांकित की है। पहले 100 दिनों में बुनियादी ढांचे, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने देश और समाज कल्याण के उठाए कदमों पर चर्चा और मंथन के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र मिश्र जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी। आप दोनों ही विद्वानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही। 60 साल बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के जो शुरुआती 100 दिन हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल के 100 दिन हैं, वो 2 चीज़ों की झलक देते हैं। मोदी जी की कार्यप्रणाली को आप जानते हैं कि वो कुछ तात्कालिक लक्ष्य रखते हैं और कुछ उनके दूरगामी लक्ष्य होते हैं जी। और इन 100 दिनों में उन्होंने खास तौर पे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो फैसले लिए हैं और जिस साहस के साथ फैसले लिए हैं, वो बताते हैं कि अगले 5 सालों में उनके लक्ष्य क्या हैं, वो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और मैं कम से कम इससे बहुत उत्साहित हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो देश है, जो अमृत काल का एक 1947 में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तो उस लिहाज से हमारी दिशा भी सही है और हमारी गति भी सही है। जी जी। मयंक जी, 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है। पिछले 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करके एक सुरक्षित बनाने में मोदी सरकार ने बड़ी सफलता पाई है। आपकी नज़र में ये 100 दिन कैसे हैं तीसरे कार्यकाल के? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी सरकार ने 9 जून को, हम सभी जानते हैं, शपथ ली और सुशासन, गुड गवर्नेंस की ओर देश कैसे बढ़ सकता है उसके लिए प्रयास सतत रूप से जैसे चल रहे थे 2014 से जब मोदी सरकार आई, तब से लगातार उसको आगे बढ़ाने का सबने संकल्प लिया। हम देख रहे हैं कि 22 बड़े फैसले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस बीच लिए गए हैं इन 100 दिनों में। इसके अलावा देश के किसी भी हिस्से में ग्लेशियर झील विस्फोट के कारण केदारनाथ जैसी तबाही फिर से न दोहराई जाए, इसके लिए भी बड़ी कार्य योजना पर कार्य शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने 100 दिनों में पूर्वोत्तर के 2 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डालने के लिए मजबूर करने में जहां सफलता पाई, वहीं साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान पर भी अमल शुरू किया है। इसके तहत देश में 5000 साइबर कमांडो तैयार करने से लेकर अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र की स्थापना को भी आप देख सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगर मैं कहूं, इन कानूनों को अभी धरातल पर आने में कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन ये लागू हो गए। इसके बाद देश की आपराधिक प्रणाली में हम कैसे और उसको मजबूत कर सकते हैं, शीर्ष अदालत तक कैसे हम जल्दी से जल्दी न्याय व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए भी इन्हीं मोदी सरकार के कार्यकाल में, इन्हीं 100 दिनों में कार्य हुआ है। तो आप अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, यदि आप विदेशी सुरक्षा की बात करते हैं, यदि आप सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यदि आप वित्त वर्ष में अगर रक्षा निर्यात सौदों की बात करते हैं, आपको मैं बताऊं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, सुनकर भी आपको अच्छा लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर रक्षा क्षेत्र में भारत जो है कई गुना पहले से जो है अपने रक्षा अपनी तैयारियों को करते हुए अपनी है ना हथियार मुहैया करा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आंतरिक सुरक्षा के चौतरफा प्रहार पर तो अंकुश लगा ही है मोदी सरकार में, साथ में क्या कहते हैं, हम विदेशों को भी हम अपने हथियार जो है बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हम लोग मुहैया करा रहे हैं। जी जी। पुष्पेंद्र जी, रक्षा के बारे में बात हुई अभी,
लेकिन अगर हम देखें कि शुरुआती जो 100 दिन हैं उसमें 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो पहले के मोदी सरकार के 2 कार्यकाल हैं उससे भी ज़्यादा असरदार ये कार्यकाल होने जा रहा है? जी, निश्चित रूप से जी। मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ जी। कि पिछले 2 कार्यकाल बताते हैं कि मोदी सरकार का पूरा जोर विकास पे रहेगा, और ये जो पहले 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ये बताती हैं कि तीसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार विकास के मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। खास बात आपको बता दूं कि इसमें से 49,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, उनके जरिए सरकार 25,000 गांवों को सड़कों के नेटवर्क से जोड़ेगी। यानी अब विकास की धारा को सरकार गांवों की ओर ले जाना चाहती है, और हमारे गांवों के विकास के बिना देश का विकास हो नहीं सकता। तो ये बहुत प्रशंसनीय चीज है। एक और बात मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की और उसके साथ ही इनके उद्घाटन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये इशारा करता है कि ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि इन जो बुनियादी परियोजनाएं हैं, इन पे पहले से सरकार ने काम कर रखा था। और इसके लिए सिलसिले में आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब लोकसभा चुनाव का वक्त चल रहा था, तब प्रधानमंत्री जी का एक भाषण मुझे याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि अभी तो मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, लेकिन आप इस समय का सदुपयोग करिए और मेरे तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिन में सरकार क्या करेगी, इसकी रूपरेखा तैयार करके रखिए, पूरा रोड मैप बना के रखिए। तो ये जिस तरीके से 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है, उससे साफ है कि सरकार तेज गति से काम करेगी और अधिकारियों को काम पे सरकार ने मुस्तैदी से तैनात कर रखा है। और इसका नतीजा बड़ी जल्दी, मतलब 5 साल का तो कार्यकाल है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब ये सरकार अपना पहला साल पूरा करेगी तो बहुत सी परियोजनाएं जो हैं, क्योंकि अब सरकारें, मोदी सरकार के काम में कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि वर्षों बरस योजनाएं चलती हों। अब उनकी समय सीमा निर्धारित होती है और उसमें पूरा भी करना पड़ता है। तो मैं ये पाता हूँ कि ये परियोजनाएं जो हैं पहले साल के पूरा होते होते तक या तो कंप्लीट हो चुकी होंगी या पूर्णता के निकट होंगी। जाहिर है इसमें कि 2 कार्यकाल जो हैं उससे ज़्यादा असरदार तीसरा कार्यकाल मान लिया जाए कि होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आप जानते हैं कि उनकी कार्यशैली जो है वो परफॉर्मेंस पर फोकस वाली है। और जो आपने जो जिस स्पीच का जिक्र किया है उससे ये भी कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि चुनाव में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि वो अगली बार भी आएंगे और शुरुआती 100 दिन में क्या काम करना है ये पहले से तैयारी भी शुरू कर दी थी। देखिए, एक बात है, काम बोलता है जी। तो जब वो तीसरे बार चुनाव में जनता के बीच जा रहे थे, तब उन्हें ये विश्वास था कि उन्होंने जो पिछले 2 कार्यकाल में काम किया है और जो काम अधूरे थे, जिनकी रूपरेखा उन्हें जनता के सामने रखी थी, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि जनता इस पे उनका समर्थन करेगी। जनता ने समर्थन किया भी है और अब उस समर्थन के चलते ये उनका दायित्व भी बन गया है कि अब वो पहले से अधिक रफ्तार से काम करें। उनका ध्यान विकास पे भी रहेगा, उनका ध्यान समाज के हर वर्ग के विकास पर रहेगा, देश के सर्वांगीण विकास पर रहेगा, और ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल। मयंक जी, एक योजना जो केंद्र सरकार की है, जो मेरा एक आम नागरिक होने के नाते मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, वो है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना में मतलब लोगों से जो मिलते हैं, हम पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, बात करते हैं, लोगों की बीमारियों का इलाज कराने में घर बिक जाते थे, कर्जदार हो जाते थे वो। लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो है वो लोगों को बहुत संबल दे रही है। और अब तो जो शुरुआती जो 100 दिन हैं उसमें जो बड़ा फैसला लिया गया उनमें से एक ये भी है कि जो मध्यम वर्गीय बुजुर्ग हैं 70 साल से ज़्यादा उम्र के, गरीब नहीं मध्यम वर्गीय भी, उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बात केवल आयुष्मान भारत योजना की नहीं है। आप ना कृषि क्षेत्र में भी देख सकते हैं, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, विज्ञान
के क्षेत्र में देख सकते हैं, या नारियों के लिए स्त्री सम्मान, या कन्याओं के लिए जो उन्होंने नई नई योजनाएं लॉन्च किया, आप उनको भी देख सकते हैं। वस्तुतः मोदी सरकार ने जो बड़ा काम किया है वो एक तो ये है कि वर्ष 2014 में जब पहली बार आए, उसके बाद जो योजनाएं लेकर आए उनको वो निरंतरता में रखे हुए हैं। दूसरे, वो नई नई जो समाज की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप नई नई योजनाओं को भी उसमें जोड़ते जा रहे हैं, लॉन्च करते जा रहे हैं। जहाँ तक आयुष्मान भारत योजना की बात है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब जो है इसमें 70 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको भी इसमें ले लिया गया है। और कई बार जो बहुत गरीब लोग हैं और जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, अभी तो एक और बात थी कि कई सेक्टर थे, कई क्षेत्र थे जहाँ पे सरकारी अस्पतालों में और जो आयुष्मान योजना का लाभ तो मिलता था, किंतु जो प्राइवेट और निजी अस्पताल थे वो निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं दे रहे थे। तो अभी केंद्र सरकार ने ये भी सख्ती की है कि अगर आपके यहाँ कोई निजी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, तो आप अगर किसी की रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत योजना में हुआ है और आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, आपको उसको अनिवार्य रूप से जो है आयुष्मान भारत योजना में उसको इलाज, स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मुहैया करानी पड़ेंगी। तो निश्चित तौर पर यह निर्णय भी बहुत बड़ा है कि केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, केवल सरकारी केंद्रों में ही नहीं, केवल सरकारी चिकित्सालयों में भी नहीं, तो प्राइवेट और निजी जितने भी बड़े छोटे अस्पताल हैं, जो विशेष, जैसे आँख के अस्पताल हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों के कुछ विशेष अस्पताल या रहते हैं, तो वो जो विशेष अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, उनमें भी जो है अब पूरे देश में आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। 70 वर्ष के अधिक के या कम आयु के भी हैं, जिसके पास भी, जिसने भी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो उसके लिए पात्र है, वो पूरे देश में कहीं भी रहकर इसका लाभ ले सकता है। इसके अलावा एक और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी देश भर में हमने देखा कि सरकार आने के पहले किसान आंदोलन एक देश भर में चला था और बार बार ये आरोप लग रहे थे कि मोदी सरकार किसानों के हित में या फेवर में काम नहीं कर रही है। तो अभी हमने, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब 3.0 की ये पहली सरकार जब तीसरी बार आई, तो उसने सबसे पहले जो बड़ा निर्णय लिया वो 17वीं किस्त जारी की किसानों के लिए। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 रुपये दिए गए और ये कई फसलों के लिए उन्होंने 100 से 550 रुपये तक MSP, जो जैसा कि किसान जितने भी नेता थे वो मांग कर रहे थे, तो उसको देने की घोषणा इस कार्यकाल में हम देखते हैं। तो जो गरीब किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, तो उनको एक तरीके से बड़ी राहत जो है इस मोदी सरकार के माध्यम से मिली है। इसके अलावा 5,600 से 5,700 रुपये किसानों की, जो एक सर्वे आया था उसमें ध्यान में आया था कि लघु और सीमांत किसानों की कृषि लागत जो है जो प्रति हेक्टेयर आती है और कई बार नहीं होने से उनको बड़ी कठिनाई होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि MSP के माध्यम से उसकी भरपाई करने का प्रयास इस तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से किया है। सोयाबीन का MSP भी बढ़ा दिया गया है। जी, सोयाबीन का भी बढ़ाया है, कई दालों का बढ़ाया है, और गेहूं पर और चने पर और बहुत सारी मतलब कृषि उत्पादन है, तिलहन उत्पादन है, उन पर बढ़ाया है। जी। और इसके साथ ही मैंने जो प्रधानमंत्री के कई जो भाषण हैं वो सुने हैं, उनका जो फोकस रहता है वो न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने का है, बल्कि किसानों से मैंने बार बार उनको अपील करते हुए देखा है कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। किसान जो फसलों का बदल के, जैसे सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, सिर्फ गेहूं ही नहीं, सिर्फ चने ही नहीं, बदल के जो फसलें हैं वो उपज तैयार करें, जिससे कि जो उर्वरकता है ज़मीन की वो बनी रहे। बिल्कुल। और देखिए एक और बात है, अभी तो एक ट्रेंड और चला है जी। अगर आप देखेंगे तो जो मन की बात के जो कार्यक्रम हैं, तो उन कार्यक्रमों में एक बार मैं सुन रहा था कि उन्होंने औषधि खेती को बढ़ावा देने की बात की, उन्होंने जो है परंपरागत खेती को बढ़ावा देने की बात की, उन्होंने उन बीजों को संरक्षित करने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश में कुछ बहनें हैं जनजातीय क्षेत्र में जो कि परंपरागत बीजों को संरक्षित करके रखी हैं, उनका बाकायदा उन्होंने नाम ही नहीं लिया बल्कि उन्होंने समय पर उनको सम्मानित भी किया। तो एक और बात है कि ऐसे प्रयोग भी अब होने चाहिए। ऐसे प्रयोग जितने बढ़ेंगे
उतने ज़्यादा जो है सफलता की कहानियाँ आप कृषि क्षेत्र में देखेंगे। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जब ये बोला, उसके बाद आप देखेंगे कि कृषि में हमारे और आपके जैसे युवा जो कृषि की पढ़ाई नहीं किए थे, जो कि कहीं आईआईटी सेक्टर में था, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, पता चला कि उसने ज़मीन खेती की ज़मीन ली, या उसकी परंपरागत जो ज़मीन थी जो पहले बटाई पे देकर रखी थी उनके परिवार ने, वो फिर सीधे जो है उसने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं कुछ अपना करना है मुझे। तो ऐसे लोग भी, अब ऐसे युवा भी जो है आप देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में कृषि की ओर आ रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेन जी, जब हम 100 दिन की बात करते हैं तो और ठोस कदमों की बात करते हैं, तो उन्हीं में से एक ठोस कदम है एक देश एक चुनाव का, जो कि इस दिशा में अब मोदी सरकार आगे भी बढ़ गई है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इसे संसद में भी पेश किया जाएगा। इसे आप फैसले को किस तरह से देखते हैं, और एक देश के नज़रिए से देखें तो कैसे ये देश हित में है? देखिए, हमारा देश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जी, और हमारे देश का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है जी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारी जो सरकार है, हमारे यहाँ राजनीतिक स्थायित्व रहे, हमारी सरकार स्थिर रहे। और हमारे यहाँ चुनाव कराने का इतना बड़ा खर्च है कि हमारी सरकार या हमारा देश उसको बार बार वहन नहीं कर सकता है। अक्सर लोग भी ये कहते सुने जाते थे कि साहब बार बार चुनाव होने से जो हमारी गाड़ी कमाई हम आयकर के रूप में सरकार को देते हैं वो खर्च होती है। तो कई जो सेक्टर हैं, कई जो समाज के वर्ग हैं, उनसे ये मांग उठ रही थी कि सरकार को ये बार बार के चुनावों को रोकना चाहिए। अब इस बार सरकार ने जब इस कदम को आगे बढ़ाया है तो ऐसे ही नहीं बढ़ाया, उन्होंने बाकायदा इसके लिए समाज के तमाम वर्गों के साथ विचार मंथन किया, विचार विमर्श किया, कमेटी बनी, उसकी सिफारिशें आई, उन्होंने दोनों पक्ष बताए हैं। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद साहब, उनकी सदारत में जो कमेटी बनी थी उसने पूरे इसके सारे पक्ष सरकार को बताए, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। तो एक तो फायदा ये होगा कि हमारे देश का जो बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बचेगा, खर्च बचेगा। हमारे आप जानते हैं कि चुनाव में एक बहुत बड़ा सरकारी अमला लगता है। चुनाव के समय एक आचार संहिता लागू होती है, उसके चलते ये होता है कि बहुत सारे काम ठप हो जाते हैं। अक्सर तो मतदाता भी महसूस करने लगते हैं कि उनके रोजमर्रा के काम रुक गए हैं। तो दरअसल ये मांग जनता की तरफ से ही थी, मतदाताओं की ही तरफ से थी कि भाई बार बार हमें चुनावों में ना ढकेला जाए। तो अब कम से कम ये होगा कि इस स्थिरता के चलते ना सिर्फ सरकार का पैसा बचेगा, विकास कार्यों के लिए सरकार को भी फोकस करने का मौका मिलेगा, उन पे अफसरों को भी काम करने का ज़्यादा समय मिलेगा और अंततः इसका लाभ जनता को ही मिलने वाला है। अब चुनाव के साथ एक और चीज़ जुड़ी होती है कि चुनावों को शांतिपूर्वक और निर्विघ्न संपन्न कराना होता है। तो उसके लिए हमारा जो पुलिस का अमला है, अर्धसैनिक बलों का अमला है, वो भी बड़ी संख्या में तैनात होता था। उसको लेके कई कानूनी समस्याएं होती थी। तो इस 100 दिनों में एक और चीज़ मैं रेखांकित कर दूं जो सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून चले आ रहे थे, वो जो आईपीसी का सिस्टम था, वो जो सीआरपीसी का सिस्टम था, तो पिछले 100 दिनों में सरकार ने 3 जो पुराने आपराधिक कानून थे उनको समाप्त किया, खात्मा किया और उनकी जगह नए कानूनों को लागू किया। अब इसके चलते क्या हुआ है कि जो बहुत बड़ी धाराओं की संख्या थी जिसमें लोग कहते थे कि बड़ी उलझनें होती हैं, अब उसका सरलीकरण किया हमारे कानून का। और इसमें तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। मतलब कि जो है न्याय जल्द मिल सके, इसलिए तकनीक का इस्तेमाल भी, इसको भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। तो एक ये भी होगा कि हमारे यहाँ जो सरकार इस तरीके के काम करेगी उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और इसीलिए जो एक देश एक चुनाव का फैसला है, हालांकि कई लोगों को अभी भी इसको लेके शंका है कि ये कैसे किया जाएगा, लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं होता, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, समय लगता है। आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि एक देश एक चुनाव साकार होगा इस देश में, ये व्यवस्था बनेगी और उसका असर हमारे देश के विकास पे पड़ेगा। ज़्यादा फोकस होके सरकार और प्रशासनिक अमला काम कर पाएगा
तो ये मैं तो मतलब मानता हूँ और बहुत इसके प्रति सकारात्मक रुख रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मयंक, अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, सरकार के जब 100 दिन पूरे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें अब रीढ़ की हड्डी दिखने लगी है, मतलब मजबूत हुई है विदेश नीति। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो हालिया जो दौरे हैं उसमें देखने को मिलता है, अमेरिका दौरा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या इससे पहले के जो दौरे हैं, उसमें साफ झलक भी दिखती है कि अब जो विदेश नीति है वो मजबूत हुई है। देखिए कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव के पहले जिस तरीके की शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ हावी हो रही थी जी, तो मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं और तमाम सारे देश भारत के विरोध में, और मोदी सरकार तीसरी बार ना आए इसके लिए उन्होंने कई हजार डॉलर जो है भारत में पानी की तरह बहाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड में है। मेरे पास तो इसके बहुत सारे तथ्य भी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर कोई भी जो है ताकतवर देश जो है दुनिया के, वो नहीं चाहते कि और नया कोई एक ताकतवर देश उभरे, और उसको रोकने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो अगर हमारी विदेश नीति इतनी ताकतवर नहीं हुई होती तो निश्चित तौर पर ये प्रयास भी नहीं होते, पहली बात ये। और डॉक्टर एस शंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जयशंकर साहब, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यूएन में हमारी स्थायी सदस्यता हो जाए। इसके लिए आज पूरी दुनिया के तमाम सारे जो देश हैं, चाहे वो अफ्रीकन देश हो, चाहे विकसित देश जो अपने आप को कहते हैं वो हो, चाहे रशिया हो, तो ऐसे तमाम देश जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपने अभी देखा कि है ना, रूस के साथ हम है ना पेट्रोल तेल ले रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं। दुनिया के तमाम, जब यूरोप में रूस के साथ व्यापारों की जब बात आई थी तो ये अमेरिका था जिसने कि विरोध किया था, लेकिन भारत ने जब अपने उस पर बात की तो अमेरिका कोई विरोध नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम सस्ते दामों पर जो है उनसे है ना तेल खरीद रहे हैं। आप इसके अलावा केवल तेल की बात नहीं है, आप हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, पहले ये विषय आया था कि भाई हम हथियार क्यों सप्लाई कर रहे हैं, फिर व्यापारिक बात आई। अगर हम ताकतवर नहीं होते तो हमारी कौन सुनने वाला था? विदेश नीति अगर हमारी प्रभावी नहीं होती तो अभी हमने देखा कि हमारे पड़ोस के देश बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो एकदम से अराजकता का माहौल हो गया था। लगातार जो वहाँ की अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है, जो हिंदू लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे। तब उस अत्याचार के लिए मोदी सरकार ने, और जब डॉक्टर एस जयशंकर ने जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको कहा, और जब ये मोहम्मद यूनिस को ये है ना मैसेज दिया है कि आप इसको रोकिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो आप देखिए कि एकदम से उसके अंदर गिरावट आई। और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे वहाँ पर कि ये जो है इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं, ये अतिवादी लोग हैं, ये टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, हिंदुओं को जो है बांग्लादेश में परेशान कर रहे हैं और उनको घरों से भगा रहे हैं, तो एकदम से आप देखेंगे कि वो रुका है, ये व्यवस्था रुकी है। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो चाहे हमारी जो आयात निर्यात की नीति हो, चाहे है ना हमारे जो है जो जितने बड़े जो है अरब के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके साथ हमारा जो सीधा व्यापार है। अभी एक और बात है, आप यूपीए को देखिए। यूपीए जो हमारी प्रणाली है रुपए को हस्तांतरित करने की, वो इतनी अच्छी और इतनी सुरक्षित है कि यूरोपीय कई सारे देश अपने यहाँ यूपीए अपने यहाँ ना व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं और उसको लेने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत अभी पूरी दुनिया के तमाम देशों के साथ रुपए में व्यवहार करेगा, यानी डॉलर में अभी हम व्यवहार करते हैं, तो उसकी जगह नहीं, भारत ने ये तय किया है कि नहीं, हम है ना हम हमारी करेंसी में आपके साथ व्यवहार करेंगे, आप अपनी करेंसी में करिए। पहले क्या है, पूरे दुनिया में एक अमेरिकन जो है मोनोपोली जो है लंबे समय से डॉलर में होता है। तो और आप ना शेयर मार्केट देखिए, आप देखिए कि हिंडनबर्ग की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, जब तीसरी ये रिपोर्ट आई तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि है ना कुछ शेयर नीचे गए, लेकिन आप देखिए कि एकदम से फिर ऊपर हो गए। जिन अडानी को इसके लिए टारगेटेड किया गया और जिन अन्य कंपनियों को किया गया, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, पूरी दुनिया के जो लोग पैसा लगाते हैं बाजार में, उन लोगों ने हिंडनबर्ग को नकार दिया। तो अगर हमारी विदेश नीति की ये ताकत नहीं होती तो क्या ये संभव था? आप देखिए कि हमारे लोग जब पूरी दुनिया में कहीं फंसे,
यानी कि अगर कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा हुई या वहाँ पर कोई गृह युद्ध हुआ तो ये भारत सरकार अपने भारतीयों को सकुशल भारत लेकर आई है, और जिस तरीके से लेकर आई है, जितनी सुरक्षा के साथ लेके आई है, और जितना कि जो युद्ध हो रहा है, जो युद्धरत है और जो युद्ध कर रहा है, ऐसे जो 2 देश हैं, 3 देश हैं आपस में, वो तीनों ही भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को निकालने के लिए जो बात करते हैं, प्रयास करते हैं, संयुक्त रूप से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीयों को निकालने में पूरी मदद करते हैं तो और युद्ध को रोक भी देते हैं। हाँ। तो ये कितनी बड़ी ताकत है। जी। ये बहुत बड़ी ताकत, मुझे लगता है कि ये भारत की यूएसपी है, ये भारत की ताकत है और ये भारत की विदेश नीति है। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत अच्छा काम डॉक्टर एस जयशंकर साहब कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति अगर इसी तरह चली तो आप मानिए कि भारत आने वाले समय में केवल तीसरी जो आर्थिक महाशक्ति नहीं होगी, ये दूसरी और पहली भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने कांग्रेस सरकार को और अन्य सरकारों को केंद्रीय सत्ता 57 साल के लिए सौंपी थी, टोटल अभी 77 साल में। तो भाई इन लोगों को भी 1-2 मौके और दे के देखना चाहिए। ये अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी ये 100 साल में ये परिणाम है, 100 दिन में, तो आने वाले अभी तो बहुत दिन शेष हैं पूरी सरकार को, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे परिणाम मोदी सरकार देगी। बिल्कुल। पुष्पेन जी, जो कार्यक्रम का समय है वो अब समाप्ति की ओर है, तो आपसे संक्षेप में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पिछली सरकारें थीं, जो अपने कार्यकाल में अंतिम 100 दिन में जैसा काम नहीं करती थी, वैसा ये 100 दिन में, शुरुआती 100 दिन में किया है मोदी सरकार ने। यानी कि जो वास्ता है सरकार का वो जन सरोकारों से है, जन कल्याण से, ना कि चुनावी नफा नुकसान से। क्योंकि जो हमने देखते आए कि जो सरकारें हैं वो लास्ट में, आखिर में करती हैं ताकि लोगों को याद रखे और चुनावी फायदा मिल पाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है उसमें आरोप लगाता रहे कोई तो अलग बात है कि वो किसी मुद्दे को लेके, किसी वर्ग को लेके काम करते हैं, लेकिन आप उनकी सारी योजनाओं पर नज़र डालिए। उज्ज्वला योजना का लाभ अगर मिला तो क्या किसी विशेष को ध्यान में रख के मिला या नहीं मिला? अगर उन्होंने, मान लीजिए ये लखपति दीदी पे काम कर रहे हैं तो सबको लाभ मिला है। अभी उन्होंने जो ये बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना के द्वार खोल दिए सभी के लिए। इसको तो मैं इतनी बड़ी चीज मानता हूं। अभी तक ये भारत में सवाल पूछा जाता था पिछले 7 दशकों से ज्यादा से कि हम जिंदगी भर सरकार को आयकर देते हैं, जब हमारा बुढ़ापा आता है तब सरकार हमारा साथ नहीं देती। पहली बार किसी सरकार ने ये साहस दिखाया है कि हर बुजुर्ग के लिए, गरीब हो अमीर हो, पहले ये भी होता था कि एक बैरिकेड लगा दिया जाता था, बैरियर खड़ा कर दिया जाता था कि आप अमीर हैं, जबकि समाज के बदलाव के साथ इस हकीकत को हम नहीं भूल सकते कि आज हमारे परिवारों में जो बुजुर्ग हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कई बार उपेक्षित हैं, और इस समय उनकी जेब में पैसा नहीं होता, उनके लिए चिकित्सा एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस योजना में कोई भेदभाव किया गया मुझे नहीं लगता। युवाओं के लिए जो स्कीम लॉन्च हुई है उनमें सबको समान रूप से ऋण दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ एक पत्रकार के बतौर, उसमें मुझे कहीं ये नहीं लगता कि किसी को लाभ से वंचित रखा गया हो। हर योजना के द्वार सबके लिए खुले हैं, जो पात्र है, योग्य है, वो आए, इस योजना का लाभ उठाए। कहीं भी सरकार का जो कार्यशैली है उसमें मुझे तो ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि जन कल्याण को छोड़ के किसी और पे फोकस है। कहना सुनना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर तथ्यों पे हम नज़र डालेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अब तक 100 दिन के कामकाज बताते हैं कि अगले 5 सालों में इस देश की जनता को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को बहुत कुछ मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, आपसे भी इसी सवाल का संक्षेप में जवाब की चुनावी नफा नुकसान से ऊपर है सरकार के कामकाज? देखिए, बिल्कुल ऊपर है। गठबंधन की सरकार है और जिस तरीके से जब ये सरकार आई थी तो कहा जा रहा था कि ये कमजोर सरकार साबित होगी, मजबूर सरकार, लेकिन हाँ, मजबूर सरकार होगी। किंतु मोदी जी को हमने देखा है
और वो जब गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, संयोग से उनका इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य मिला था। उनके साथ मैंने काफ़ी घंटे बिताए थे। तो उसके बाद मुझे लगा था कि ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत, उन्होंने अपनी जिस तरीके की योजनाओं के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि जब मैं आया था तो मुझे शुरू में तो बहुत घंटों काम करना पड़ता था, और उसके बाद अब मेरे पास इतना समय है कि सिस्टम अपने आप काम करता है, और मैं जो है अब तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के सिस्टम तैयार करना है जिसमें रन होता रहे, विकास की सारी गतिविधियां होती रहें, सब योजनाएं चलती रहें, और वो सिस्टम अब बन गया है। बिल्कुल। और इसी का जो नज़र शुरुआती 100 दिन में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहरहाल आप दोनों ही विद्वानों का, महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि अब समय जो है वो समाप्ति की ओर है। कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम। सुर्खियों में